डैनियस डर के मारे उछल पड़ा। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। बोलते बोलते उसने दरवाजे का हैंडल अपनी तरफ खींच लिया। बैंग! डोर जोर से बंद हुआ और आवाज कॉरिडोर में गूंज गई। अब जाकर डैनियस को समझ आया, मैं अभी क्या कर रहा था? एंडरसन अंदर क्या कर रहा है? उसने इंस्टिंक्टिवली अपना ब्लैक बॉक्सिंग ग्लव उतारा, माथे पर शिकन डालकर बिटरली सोचा। आखिरकार उसने डिसाइड किया कि रूम में वापस जाकर सामान पैक करेगा और निकल जाएगा। एंडरसन क्या कर रहा था ये जानने की क्यूरियोसिटी थी, लेकिन उसे साफ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो खुद को इसमें घसीटना नहीं चाहता था। कैप्टन ने बोला था, अननोन से डर और रिस्पेक्ट बनाए रखो, तो बेहतर है दूर रहूं। जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से डोर अनलॉक होने की आवाज आई और फिर दरवाजा खुल गया। एंडरसन बाहर निकला। उसकी शर्ट के नीचे वाले बटन्स खुले हुए थे, हाथ में डल पिच ब्लैक नाइफ। उसने डैनियस को अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? डैनियस को मॉक करने का मौका इंस्टेंटली दिखा। उसने स्निगर किया। तेरी मर्जी है, अगर विल नहीं लिखी तो मैं रिच हो जाऊंगा। एंडरसन ने अपने चीक्स रगड़े। तुम क्यूरियस नहीं हो कि मेरे साथ क्या हुआ? डैनियस ने सस्पिशियस नजर से उसे देखा। मुझे लग रहा तू कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। एंडरसन जोर से हंसा। कुछ टाइम पहले मैं कैप्चर हो गया था और मुझे स्ट्रेंज ब्लड में भिगो दिया गया था, जिसमें अजीब अजीब इंग्रेडिएंट्स मिले हुए थे। लंबे टाइम तक वो ब्लड मेरे शरीर को कोरोड करता रहा, जब तक कि मेरे अंदर एक स्ट्रेंज क्रिसालिस बन नहीं गया। इसका मकसद ये था कि मैं हंटर पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स को अट्रैक्ट करूं। बोलते हुए उसने अपने एब्डोमेन की तरफ इशारा किया। डैनियस शॉक हो गया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। अगर तू ऑपोजिट जेंडर होता तो मैं सोचता तू प्रेग्नेंट है। फिर रुका और पूछा, तो रिवाइवल स्क्वायर वाला अजीब आदमी उस बेबी से अट्रैक्टेड था, मतलब उस क्रिसालिस से जो तेरे पेट में है? एंडरसन ने सिर हिलाया। डैनियस ने हाथों से जेस्चर किया। तो तू अपना पेट चीरकर उस क्रिसालिस को निकालने की कोशिश कर रहा था? एंडरसन ने ऑनेस्टली जवाब दिया, हाँ, मुझे डर है कि ये मुझे कैसे अफेक्ट करेगा या फिर डेमीगॉड्स को कंटिन्यू अट्रैक्ट करता रहेगा। मुझे हर सेकंड यूज करना है इस लेटेंट प्रॉब्लम को हटाने के लिए। डैनियस ने सोचा, फिर पूछा, तो तू सीरियस कोशिश क्यों नहीं कर रहा? विल लिखना भूल गया, मुझे विटनेस बनाना चाहता है? एंडरसन के फेस के मसल्स ट्विच हुए। उसने हल्का हंसा। नॉट बैड, तेरा प्रोवोकर पोर्शन ऑलमोस्ट डाइजेस्ट हो चुका है। फिर उसने साय किया। केयरफुल एनालिसिस के बाद मुझे लगा कि इसे डायरेक्ट तरीके से निकालना पॉसिबल नहीं है, वरना वो लोग मुझे ब्लड में भिगोते ही नहीं, सीधे पेट खोलकर क्रिसालिस डाल देते और फिर सी देते। बिना जवाब का इंतजार किए वो बोला, क्या तेरे पास गर्मन स्पैरो से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है? वो बहुत कुछ देख चुका है, बहुत कुछ जानता है। मैं उसे कंसल्ट करना चाहता हूं। पिछले कुछ महीनों में डैनियस को किसी के ये बोलने से बहुत डर लगता था कि वो गर्मन स्पैरो को जानता है, तो वो तुरंत बोल पड़ा, नहीं, मैंने गोल्डन ड्रीम छोड़ने के बाद उसे नहीं देखा। एंडरसन ने लिप्स के कोने को कर्ल किया। जब तू उसे लेटर्स लिख रहा था, मैं उसके पास ही था। मैंने उसका मैसेंजर भी सीन किया है। डैनियस की एक्सप्रेशन फ्रीज हो गई। कुछ सेकंड्स बाद फोर्स्ड स्माइल आई। तो तू डायरेक्टली मैसेंजर को समन क्यों नहीं करता? एंडरसन ने हाथ उठाकर अपने थ्रोट को टच किया, हंसते हुए बोला, मुझे उसका समनिंग रिचुअल नहीं आता। डेनिस अब भी सस्पिशियस था। वो कंफर्म नहीं करना चाहता था कि वो अभी भी गर्मन स्पैरो से कांटेक्ट में है। उसने सजेस्ट किया, एक्चुअली तू कैप्टन से हेल्प ले सकता है। वो हाईली नॉलेजेबल है, रिसर्च में स्ट्रांग है। वो गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम की चर्च से भी हेल्प ले सकती है। वो तुझे पेट वाले क्रिसलिस का सल्यूशन दे देगी। अगर तू शाय है तो मैं बात कर लूंगा उसके लिए। बस ये बोलते ही उसने देखा, एंडरसन का चेहरा चमक उठा। वो जल्दी से बोला, ठीक है, चल वही करते हैं। मैंने लगेज पहले से ही पैक कर लिया है। कब निकले? डेनिस कुछ सेकंड्स तक ब्लैंक रह गया। उसे साफ फील हुआ वो एंडरसन से ट्रिक हो गया है। वो अपने रूम में लौटा, बची हुई बियर पी और सारे रैंडम सामान लगेज में फेंक दिए। पीछे छोड़ दिया एक ड्राइड लीफ जिस पर गोल्डन पैटर्न्स थे।
वो यही टोकन था जिससे वो पहले नॉर्दर्न स्टेट के डोमिनेंट लीडर जनरल मे सैंचेज से कांटेक्ट करता था। गवर्नमेंट स्पैरो के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उसने लीफ वहीं छोड़ दी ताकि पर्सन इन चार्ज आगे फॉलो करे। अब खाली रूम में एक कैंडल अचानक जल उठी। 2 मीटर ऊंची स्कारलेट फ्लेम्स भड़क उठी। उन फ्लेम्स के बीच से एक फिगर बाहर निकला। सिल्क टॉप हैट, ब्लैक फॉर्मल सूट, वाइट साइड बर्न्स, डीप ब्लू आईज, मैच्योर ऑरा। वो था क्लेन एज ड्वेन डांटेज। उसने गोल्डन पैटर्न वाली लीफ उठाई, होटिंग छोड़ा, सील्ड रिवाइवल स्क्वायर के आसपास घूमा और कुकावा के कॉर रीजन पहुंचा, वाइट फेदर स्क्वायर। मे सैंचेज का रेजिडेंस वहीं था, एक डेथ कैथीड्रल के पास जो नीचे की तरफ जाती थी। एक प्रॉपर लोएनीज जेंटलमैन की तरह डांटेज उस सिटी में थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। यहां फॉरेनर्स बहुत कम थे। ज्यादातर फॉरेनर्स एम्बेसीज के आसपास होते थे, रिजॉइस स्क्वायर के पास। बाकी सिटी में मोस्टली बालम लोकल्स थे। उनकी स्किन हल्की ब्राउन, कर्ली ब्लैक हेयर, सॉफ्ट फेशियल फीचर्स। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट वालों की नज़र में सेम जेंडर वाले सब एक जैसे लगते थे, हाइट और वेट को छोड़ते। ये लोकल्स चाहे मेल हो या फीमेल, ड्राइड टोबैको लीव्स को रोल करके बालम सिगरेट्स बनाते थे। रास्ते में क्लेन ने कई लोगों को सड़क किनारे स्मोक उड़ाते देखा। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी वेस्ट पर एक फ्रूट लटकाए रखते थे, जिसे डालावा कहा जाता था। ये फ्रूट 2 फिस्ट्स के साइज का होता था, थिक स्किन के साथ। ऊपर से छोटा होल करके अंदर का फ्लैश खा लिया जाता और फिर उसे वाटर, अल्कोहल या ड्रिंक्स स्टोर करने के लिए यूज किया जाता। क्लेन के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो ज्यादातर ऑरेंज येलो ग्वाडा पीते थे। सार, थोड़ा स्वीट, थर्स्ट बुझाने में शानदार, हीट कम करने में अच्छा और नींद भगाने में परफेक्ट। काश पहले ट्राई करने का चांस मिला होता, क्लेन ने मन ही मन बड़बड़ाया। वो गार्ड के पास गया जो जनरल के रेजिडेंस पर तैनात था और हैगेस नाम के आदमी से मिलने की रिक्वेस्ट की। लोएनीज अपीयरेंस और जेंटलमैन वाइब की वजह से गार्ड ने उसे डिनाई नहीं किया। वो अंदर गया और एक आदमी को बुलाया जो करीब 30 साल की उम्र का था। उसकी स्किन और फेस प्योर बालम नेटिव जैसे थे, लेकिन उसके कर्ली ब्लैक हेयर को स्ट्रेट करके पीछे नीटली कोम किया हुआ था, जैसे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की हाई सोसाइटी को कॉपी कर रहा हो। वाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट, वेरी फॉर्मल बोटाई। ड्वेन डांटेज को देखकर वो बोला स्टैंडर्ड लोइनीज में, गुड आफ्टरनून, मैं हैगिस हूं, नाइस टू मीट यू। उसका एक्सेंट थोड़ा वियर्ड था, लोएंटी किसी बरो जैसा नहीं लगता था। क्लेन हाई सोसाइटी में काफी टाइम जी चुका था, तो उसे सरप्राइज नहीं हुआ। वो स्माइल करके बोला, गुड आफ्टरनून, मैं ड्वेन डांटेज हूं। सो नोबल लोएनीज एक्सेंट बोलने वाला जेंटलमैन मिल जाएगा, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हैगिस मुस्कुराया। लोएन के कई नोबल किड्स ईस्ट और वेस्ट बालम आते हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए। मैं लकी था कि मुझे उनसे सीखने मिला। हो सकता है मैं उनको जानता हूं। क्लेन ने आराम से स्मॉल टॉक जारी रखी। हैगिस ने स्माइल की। मेरे फ्रेंड में से एक है कर्नल एल्फ्रेड हॉल, एक अर्ल का दूसरा बेटा। हॉल? क्लेन ने हल्का चक्ल किया। मैं अर्ल हॉल से एक चैरिटी पार्टी में मिला था। ही इज अ ट्रू नोबल। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। हैगिस ने सहमति में सिर हिलाया। शायद ये फेट का अरेंजमेंट है। अनफॉर्चुनेटली एल्फ्रेड को लास्ट ईयर ईस्ट बालम ट्रांसफर कर दिया गया है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई, सीधे ड्वेन डांटेज को जनरल के रेजिडेंस के अंदर इनवाइट कर लिया। साइड डोर से गुजरते वक्त क्लेन में अचानक ऊपर देखा। एम्बेडेड स्टेन्ड ग्लास को ग्लांस किया। सनलाइट की रोशनी में वो ग्लास रेनबो की तरह चमक रहा था, जैसे कोई नजरें स्वीप कर रही हों। क्लाइन ने नेचुरल तरीके से नजरें हटा लीं, अपना गोल्ड इनलेड केन पकड़ा और हैगिस के पीछे पीछे जनरल के रेसिडेंस के अंदर चला गया। अंदर का आर्किटेक्चर बिल्कुल साउथ कॉन्टिनेंट जैसा नहीं था। न डार्क ग्लूमी इफेक्ट के लिए लाइट मैनिपुलेशन, न ह्यूमन बोन्स को डेकोरेशन की तरह दिखाने का ड्रामा। स्टाइल ज्यादा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट जैसा था और उस पर हल्का सा इंटिस इन्फ्लुएंस भी साफ दिख रहा था। हर कॉलम पर सेगमेंटेड गोल्ड फॉइल चढ़ा था। म्यूरल्स के कलर्स वार्म थे और स्कल्पचर्स भी गोल्ड एम्बेडेड थे। एक ब्यूटीफुल स्पाइरल स्टेयरकेस ऊपर से नीचे की तरफ आती थी, चारों फ्लोर्स को कनेक्ट करती हुई, और फिर ह्यूज हॉल के बीच में आकर एंट्रेंस की तरफ फेस करती थी। पूरा प्लेस ग्रैंड था, क्लासी था। सच कहना पड़ेगा,
चर्च ऑफ द इटर्नल ब्लेजिंग सन वाले देशों का गोल्ड आर्ट सच में नेक्स्ट लेवल है। ये गॉडी न्यू रिच मनी वाला चीप फील नहीं देता। क्लाइंट ने स्टेयरकेस के रेलिंग्स और कॉलम्स के बीच लगे पाम साइज गोल्डन एंजल्स की तरफ देखा और खुद को उन्हें टच करने से मुश्किल से रोक पाया। गार्ड्स को कैजुअली देखते हुए उसने हैगिस से पूछा, कर्नल एल्फ्रेड हॉल ने वेस्ट बलाम में काफी बड़ा काम किया है। हैगिस ने नॉट किया और लुएनस नोबल एक्सेंट में बोला, वो डिटर्मिन्ड और ब्रेव आदमी है। उसने 30+ मैन के स्पेशल फोर्सेस के साथ 1000+ सोल्जर्स वाली इंटिस बटालियन पर रेड मारा और पूरी क्रिपल कर दी। ईस्ट बलाम में भी उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए वो 30 से पहले ही कर्नल बन गया। इंप्रेसिव। शायद मिस जस्टिस का भाई अब खुद एक बियॉन्डर बन चुका होगा, हाई सीक्वेंस वाला। क्लाइंट के दिमाग में लैम्पोनिंग चालू हो गई। हर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हर जनरेशन में कुछ लोग बियॉन्डर पाथ लेते ही हैं। अगर ये मिस्टर एल्फ्रेड आखिर में ब्रिगेडियर या मेजर जनरल बना और फिर बैकलैंड लौटकर रियलाइज करे कि वो अपनी ही बहन के डॉग से भी कमजोर है, तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन लेजेंडरी होगा। आज बाहर निकलने से पहले मेडिसिन पी थी, तो ये सेल्फ मॉकिंग उसके मेंटल स्टेट को स्टेबल रख रहा था। क्लाइंट ने एल्फ्रेड पर बात आगे नहीं बढ़ाई और क्यूरियस टोन में पूछा, मैंने नोटिस किया कि ईस्ट और वेस्ट बलाम के ट्रेडिशंस में कुछ डिफरेंस है। यहाँ बहुत घरों में ह्यूमन बोन डेकोरेशंस हैं, लेकिन ईस्ट बलाम में नहीं। मैं कई बार आया हूं, लेकिन कभी रीजन पूछ नहीं पाया। हैगिस रुका और ड्रामेटिक स्पाइरल स्टेयरकेस की तरफ पॉइंट किया। मिस्टर दांटेज, जनरल कुछ मिनटों में आ जाएंगे। फिर हल्की हंसी के साथ बोला, ह्यूमन बोन ट्रेडिशन आम नहीं है। सिर्फ वो फीव्स जहां बलाम एम्पायर की रॉयल फैमिली का डायरेक्ट कंट्रोल रहा है, वही रखते हैं। हमारे लिए फैमिली मेंबर की डेथ का मतलब रिलेशन खत्म होना नहीं है। बरियल के बाद उनकी एक बोन घर में रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लिविंग के साथ हैं। कौन सी बोन रखी जाएगी, ये प्रीस्ट रिचुअल के जरिए डिसाइड करता है। सबसे सिंबॉलिक हिस्सा स्कल होता है। कुछ फैमिलीज स्कल को ड्रिंकिंग वेसल बना लेते हैं और सिर्फ सबसे ऑनर्ड गेस्ट्स के लिए यूज करते हैं। मिस्टर डैंटेज, अगर डील फाइनलाइज हो जाती है तो मैं आपको अपने घर इनवाइट करना चाहता हूं। मैं आपको अपने ग्रैंडफादर के स्कल में फाइनेस्ट वाइन ऑफर करूंगा, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। क्लाइंट का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट टूट गया। उसे महसूस हुआ कि वो इस कस्टम को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो हंसने ही वाला था जब उसने देखा कि कोई स्लोली गोल्डन रेलिंग से नीचे उतर रहा है। उसने हैट नहीं पहना था। ब्लैक मिलिट्री यूनिफॉर्म, शिमरिंग गोल्ड बटन्स और सैश ब्लड रेड ज्यादा था। स्किन लाइट ब्राउन, फेशियल आउटलाइन सॉफ्ट, लेकिन फेस बीच में स्क्रंच्ड सा, जिससे फेस अजीब तरह से बड़ा लग रहा था। क्लाइंट ने इंस्टेंटली पहचान लिया। ये वेस्ट बलाम नॉर्दर्न स्टेट का डोमिनेंट रूलर था, जनरल मे सांचेज। सर्फेस पर लोवेन, इंटिस, फेनाबॉटर, फेसैक और रेजिस्टेंस फैक्शंस के बीच बैलेंस रखता था, लेकिन सीक्रेटली उसे न्यूमेनस एपिस्कोपेट की रॉयल फैमिली फैक्शन का सपोर्ट था। क्लाइंट को शक था कि ये जनरल गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम की चर्च के साथ भी स्ट्रांग वर्किंग रिलेशनशिप रखता है। पावर की बात करें तो एडविना यानी वाइस एडमिरल आइसबर्ग और कटेलिया यानी एडमिरल ऑफ स्टार्स के हिसाब से वो सीक्वेंस 5 था। कौन सा पाथवे, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी पावर्स स्पिरिट रिलेटेड थीं, लेकिन उसके पास डेथ पाथवे का मिस्टिकल आइटम था। गुड आफ्टरनून योर एक्सेलेंसी। क्लाइंट ने हैट उतारी, चेस्ट पर हाथ रखा और बाव किया। उसी मोमेंट उसे फील हुआ कि कहीं से अननोन गेजेस उस पर लॉक हो रही हैं, जैसे गोल्डन एंजल से रिफ्लेक्शन आ रही हो या स्टेन्ड ग्लास की लाइट से फ्लैशेस। हेलो देयर मिस्टर डांटेज, मे सांचेज ने डूटनीज में रिप्लाई दिया। क्लाइंट डूटनीज समझता था बिकॉज ऑफ हिज मैरियोनेट, लेकिन जितना ज्यादा वो ईस्ट और वेस्ट बलाम में बहा, उतना उसे डूटनीज और एंशिएंट फेसैक की सिमिलैरिटी चिलिंग लगी। सिस्टम्स अलग थे, लेकिन डिटेल्स शॉकिंगली सिमिलर थे। बस एक बात श्योर थी, हेरिटेज जोटन नहीं था। क्लाइंट ने नॉर्मल एक्ट किया और कैजुअल चैट जारी रखी, जब तक मे सैंचेज ने आर्म्स डील का टॉपिक नहीं उठाया। तुम्हारे पास टोटल कितनी गुड्स हैं? ना हेलो देयर मिस्टर डांटेज में एच, एस और एस, और मे सैंचेज ने एम और एस और एस में, और डूटनीज में डी, टी और एन में, और रिप्लाई में आर, पी, एल, वाई। ठीक से बोलिए,
क्लाइंट डूटनीज में के और एन में, डूटनीज में डी टी और एन में, और बिकॉज में बी और सी में, एस और सी में, और बिकॉज ऑफ हिज मैरियोनेट में एच और एम में, और मैरियोनेट में एम और एन में। ठीक से बोलिए। लेकिन जितना ज्यादा वो ईस्ट और वेस्ट बलाम में रहा, उतना उसे डूटनीज और एंशिएंट फेसैक की सिमिलैरिटी चिलिंग लगी। सिस्टम्स अलग थे, लेकिन डिटेल्स शॉकिंगली सिमिलर थे। बस एक बात श्योर थी, हेरिटेज जोटन नहीं था। क्लाइंट ने नॉर्मल एक्ट किया और कैजुअल चैट जारी रखी जब तक मे सैंचेज ने आर्म्स डील का टॉपिक नहीं उठाया। तुम्हारे पास टोटल कितनी गुड्स हैं? लेकिन जितना ज्यादा वो ईस्ट और वेस्ट बलाम में रहा, उतना उसे ड्यूटनीज और एंशिएंट फेसाक की सिमिलैरिटी चिलिंग लगी। सिस्टम्स अलग थे, लेकिन डिटेल्स शॉकिंगली सिमिलर थे। बस एक बात श्योर थी, हेरिटेज जोटन नहीं था। क्लाइंट ने नॉर्मल एक्ट किया और कैजुअल चैट जारी रखी जब तक मे सैंचेज ने आर्म्स डील का टॉपिक नहीं उठाया। तुम्हारे पास टोटल कितनी गुड्स हैं? बी और सी में एस नहीं, एस और सी में एस बोलिए। 3-4 हज़ार मैन को इक्विप करना पॉसिबल है, और साथ में कुछ कैनन्स भी हैं। मे सैंचेज ने साइलेंस लिया। प्राइस बोलो। क्लाइंट ने प्रिटेंड किया कि सोच रहा है। नॉर्दर्न स्टेट तक डिलीवरी चाहिए तो 50,000 पाउंड्स। अगर आपके मैन साथ चलें, ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो सिर्फ 40,000 पाउंड्स। मे सैंचेज ने डिसीजन लिया। सेकेंड ऑप्शन, डाउन पेमेंट लो, मेरे मैन के साथ चलो। जब वो गुड्स देख लेंगे और कैरेजेस में लोड कर लेंगे, बाकी पैसे दे दिए जाएंगे। फिर पॉज लिया। पर मेरे पास ज़्यादा लो एंड गोल्ड पाउंड्स नहीं हैं। फॉरेन रिजर्व्स कम हैं। क्लाइंट ने कैजुअली एरिया देखा और स्माइल किया। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार्स या गोल्ड ब्रिक्स में भी पेमेंट चल जाएगी। मे सैंचेज ने तुरंत सिर हिलाया। डील। कल हैगिस मेरे मैन और मनी तुम्हारे पास लाएगा। नॉट बैड, रियल बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं, ना हैगलिंग ना ड्रामा। क्लाइंट ने रिलीफ महसूस किया। फिर सोचा कहीं प्राइस कम तो नहीं रख दी। जब क्लाइंट रेजिडेंस से निकला, मे सैंचेज ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, योर एक्सेलेंसी ल्यूका, क्या ये वही आदमी है जिसका आप वेट कर रहे थे? ब्यूटीफुल स्टेयरकेस के एक फ्लोर ऊपर एक फिगर स्लोली अपीयर हुई। वाइट रोब, ब्रास लाइन्स इनलेड, प्योर वाइट हेयर, नीटली कोम्ड, ग्रे ग्रीन आइज, बॉटमलेस गहरे। उसने काम वॉइस में कहा, कंफर्म करना इम्पॉसिबल है। मेरी प्रोफेसी कहती है कि अगले 2 दिन में यहां वो आदमी मिलेगा जो मेरी फ्यूचर प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। पर यह आदमी तो बहुत ऑर्डिनरी है। बियॉन्डर होने के अलावा इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, मैं डीपर ट्रूथ नहीं देख सकता। हो सकता है इसके पीछे कोई एग्जिस्टेंस हो जो मुझसे वीकर नहीं है। कुछ सेकंड्स बाद वो बोला, मैं ड्रीम यूज करके और चेक करूंगा। स्पेशल रूम चाहिए? मे सैंचेज ने रिस्पेक्ट से पूछा। ल्यूका ने सिर हिलाया। यहीं एक्टिविटी रूम ठीक है। बेस्ट टाइम 4 घंटे बाद होगा, उससे पहले डिस्टर्ब मत करना। वो अंदर गया, सोफा पर बैठा, लीन बैक किया, आइज बंद की। रात गहराने के साथ वो सो गया। ड्रीम में वो जनरल के हॉल में खड़ा था, ब्यूटीफुल स्टेयरकेस के फर्स्ट फ्लोर पर। उसके पास मे सैंचेज और गार्ड्स खड़े थे। आमने सामने ड्वेन डांटेस खड़ा था। अचानक उसकी लिप्स कर्ल हुई, एक एग्जैजरेटेड स्माइल बन गई। फ्लेम्स ऊपर उठी, कार्ड्स गिरने लगे। ल्यूका की ग्रीन आइज डार्क हो गई और ड्वेन डांटेस का बॉडी स्ट्रेंज डार्कनेस में फॉल हो गया। ल्यूका ने आर्म्स फैला दिए। उसके चेस्ट में डार्क वोटेक्स खुला। वोटेक्स ने ड्वेन डांटेस को स्वॉलो कर लिया। शॉर्ट ही बाद कुछ रॉन्ग लगा। वो साइड को मुड़ा। मे सैंचेज का फेस क्वम हुआ, स्ट्रेच हुआ और इंस्टेंटली वो भी ड्वेन डांटेस बन गया। सेम टाइम पर हैगिस, गार्ड सब ड्वेन डांटेस बन गए। सब ल्यूका को घूर रहे थे। ल्यूका झटके से वेकअप हो गया। मे सैंचेज उसे देख रहा था। वो हैवी आवाज में बोला, मुझे पर्सनली उस जेंटलमैन से मिलना होगा और उस डेमीगॉड को देखना होगा जो उसके पीछे है। बोलते बोलते ही उसने विंडो की तरफ देखा। स्ट्रीट लैंप्स जल चुके थे, बाहर अंधेरा था। क्रिम्सन मून और मूनलाइट ब्लड कलर्ड लग रही थी। एक और ब्लड मून। उधर फॉर्स झटके से बैठ गई, कोल्ड स्वेट पूंछते हुए बुदबुदाई, थैंकफुली मिस्टर फूल है। इस साल ब्लड मून्स बहुत ज्यादा हैं। अभी 2 महीने पहले ही तो हुआ था। मुझे तो प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिला। वो डेलेयर फॉरेस्ट के पास के टाउन में होटल में थी। जियो के साथ सेम रूम शेयर कर रही थी। नेक्स्ट डे अबैंडन कासिल इन्वेस्टिगेट करने की तैयारी थी। और तभी ब्लड मून। फॉर्स का बॉडी स्टिफ हुआ। उसने धीरे से साइड में देखा। ज्यू, जो उसे जल्दी सोने के लिए कह रही थी, वो कब की जाग चुकी थी। वो खुली आंखों से फॉर्स को देख रही थी। चैप्टर 954 स्ट्रेंज एंशिएंट कासल। फॉर्स और सियोर एक दूसरे की तरफ चुपचाप देखती रहीं। कुछ देर बाद फॉर्स ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा,
तो सोई नहीं? सियो ने भौएं सिकोड़ते हुए पूछा। तू ठीक है? तेरे साथ क्या हुआ था? फॉर्स ने कैजुअल टोन में जवाब दिया। कुछ नहीं, मैंने पहले ही बताया था, फुल मून के टाइम पर मेरी हालत स्टेबल नहीं रहती। ब्लड मून पर तो और भी खराब होती है। सियो ने कंबल ठीक किया। तेरे पास स्लीपिंग पिल्स थे ना? फॉर्स ने बात टाल दी। उनकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं। और अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। सो जा, हमें सुबह फॉरेस्ट में जल्दी निकलना है। सियो चुपचाप घूमी और कुछ देर में सो गई। उसकी सांसें हैवी और स्लो हो गईं। फॉर्स छत को घूरती रही। दिमाग में अजीब अजीब बातें चलती रहीं और फिर वो भी सो गई। नेक्स्ट डे, नून। डलेयर फॉरेस्ट के बीचों बीच एक गिरा हुआ एंशिएंट कासल जो पूरी तरह वाइन्स से ढका था। फॉर्स ने पसीना पोंछा। आखिरकार पहुंच गए। सियो ने ताना मारा। होटल वाले ने कहा था सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। सुबह 6 बजे निकले थे और 7 घंटे लगा दिए। फॉर्स ने जबरदस्ती स्माइल किया। रियलिटी और थियरी अलग होती है। आगे रास्ता ही नहीं था, खुद रास्ता बनाना पड़ा। सियो ने अपने ट्रायंगुलर ब्लेड निकाला। गाइड लेने को कहा था, तूने मना कर दिया। फॉर्स ने ले मानोस ट्रैवल्स पकड़ते हुए कहा। एस्ट्रोलॉजर होने के बावजूद मुझे लगा था ये छोटी चीज है, और अब देख, पहुंच तो गए, और समय भी परफेक्ट है। घोस्ट और रेव्स सभी वीक होंगे। फिर उसने स्लो वॉइस में कहा, पर एक बात स्ट्रेंज लग रही है। सियो ने पूछा, क्या? फॉर्स कासल को देखते हुए बोली, कोई जंगल के बीच कासल क्यों बनाएगा? और कोई पाथ भी नहीं? सियो बोली, हो सकता है पहले रास्ता हो और समय के साथ मिट गया हो। फॉर्स ने सिर हिलाया। फिर उसे अबैंडन क्यों किया? अगर इतना बड़ा कासल बना सकते थे तो मेंटेनेंस क्यों नहीं? नोबल्स वेकेशन जगह भी अबैंडन नहीं करते। सियो ने कहा, शायद हॉन्टेड हो। फॉर्स ने सोचा, इतना पैसा था तो बियॉन्डर्स हायर कर सकते थे। फिर एक थॉट आया, क्या ये सैंग्विन लोगों का एंशिएंट कासल हो सकता है? सियो ने पहले अग्री किया, फिर बोली, पर सैंग्विन घोस्ट से डरते नहीं होंगे। फॉर्स ने डिनाई किया, मिस्टर मून को देखते हुए लगता नहीं वो लोग बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स छोड़ देंगे। जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम रही होगी। अब रिस्क लेवल बढ़ चुका था। एंट्रेंस ऑलमोस्ट ब्लॉक था। दीवारें बहुत एंशिएंट लग रही थीं। जियाओ दिखा रही थी, ये कैसल डिफेंसिव स्टाइल का है, रहने के लिए बना ही नहीं। फॉर्स ने मजाक में कहा, क्या ये सेकंड या थर्ड इपॉक का है? वो एक इंटैक्ट वॉल पर पहुंची और पाल्म रखी। इल्यूजरी लाइट पैदा हुआ और दोनों अंदर टेलीपोर्ट हो गईं। अंदर टूटे स्टेयर्स, रबल, सनलाइट की धारा, ठंडी हवा। फॉर्स ने स्पिरिट विजन एक्टिवेट की। कोई स्पिरिट दिखी नहीं। दाईं तरफ एक स्टेयर नीचे जा रही थी, इंटैक्ट। फॉर्स ने पूछा, नीचे देखें? जियाओ ने साइड देखा। कोल्ड विंड अंडरग्राउंड से आ रही है, सारे घोस्ट नीचे छिपे होंगे। वे स्पाइरल स्टेयर से नीचे उतरे। माहौल साइलेंट और हैवी हो गया। अंत में एक विशाल हॉल मिला। ब्लैक टाइल्स, पानी टपकता हुआ, डैमेज्ड वॉल्स। आगे एक विशाल ब्रॉन्ज डबल डोर। डोर पर मिस्टीरियस सिंबल्स थे, जैसे कुछ सील किया गया हो। फॉर्स ने फुसफुसाकर पूछा, इतना बड़ा डोर पहले कभी देखा है? जियाओ ने सिर हिलाया, नहीं। फॉर्स डर गई। इसके पीछे क्या है? शायद इसी को रोकने के लिए ये कैसल बना। जियाओ ने म्यूरल्स ढूंढे, बट कुछ नहीं मिला। केवल टूटे स्वॉर्ड पड़े थे। जियाओ बोली, 4th और 5th इपॉक में म्यूरल्स कॉमन थे, लेकिन यहां कुछ नहीं। फॉर्स ने कहा, यह जगह मेरी सोच से ज्यादा मैजिकल है। उसके दिमाग में मिस्टर वर्ल्ड को बुलाने का ख्याल भी आया। जियाओ आगे बढ़ गई डोर के पास। फॉर्स पीछे पीछे गई। तभी जो पानी फ्लोर से निकल रहा था वो पानी नहीं था, वो खून था। फॉर्स ने फटाफट नोटबुक खोली और जियाओ को साइड आई से देखा। जियाओ का फेस पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें डार्क ग्रीन थीं, होंठ लाल, एक्सप्रेशन डिस्टॉर्टेड। माहौल एकदम डार्क हो गया। चैप्टर 955 एंशिएंट रेत हिंदी ब्रेकडाउन। फोर्स की पुतलियां फैल गईं, जैसे वो ज्यादा लाइट खींच के शाओ की हालत साफ देखना चाह रहे हों। अचानक उसके सामने का लाइट फ्लैश की तरह एक्सप्लोड हुआ, इतना ब्राइट जैसे पुराने टाइम के कैमरा फ्लैश होते थे। सब कुछ सफेदी में डूब गया। तुरंत उसने लेमानोस ट्रैवल्स का पेज स्वाइप किया और उसके पैरों से थिक ब्लैक फॉग निकल आया।
जो पूरे शरीर को कवर कर गया। फॉग पाम साइज्ड इल्यूजरी बैट्स में बदल गया और हॉल के अलग अलग हिस्सों में उड़ गया। ये विंग्स ऑफ डार्कनेस था जो द मून ने लेमानोज ट्रैवल्स में रिकॉर्ड किया था। नॉर्मली इसका यूज स्पीड बढ़ाने और टेम्पररी फ्लाइट प्लस ब्लड सकिंग बैट से अटैक करना था, लेकिन फोर्स ने इसे अटैक के लिए नहीं, एस्केप परफॉर्मेंस के लिए यूज किया। बैट्स उड़ते ही जहां फोर्स खड़ी थी वहां कोई नहीं था। वो पहले से 10 मीटर दूर टेलीपोर्ट हो चुकी थी। डिफेंसिव रिफ्लेक्स के बाद वो काम हुई। फिर शाओ को देखा। सरप्राइज, शाओ बिल्कुल नॉर्मल थी। हेयर बस थोड़ा मेसी, स्किन सनटैंड और फेस कंफ्यूज्ड। क्या हुआ? शाओ ने पूछा। फोर्स ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। नोटबुक पलटते हुए पूछा, शाओ तेरी हाइट कितनी है? शाओ ने सस्पिशियस होकर कहा, 152 सेंटीमीटर्स, यही है। फोर्स ने तुरंत एक मैजिक पेज एक्टिवेट किया। अचानक ऊपर से होली लाइट और फायर के साथ ब्लास्ट नीचे गिरा। ब्राइट लाइट ने शाओ को कवर कर लिया। फोर्स को लगा हॉल टूट गया, स्पेस ग्लास की तरह शैटर हो गई। नेक्स्ट सेकंड सब नॉर्मल। वो वहीं खड़ी थी, मतलब वो विजन पूरी तरह इल्यूजन था। साइड में देखा तो शाओ ब्रॉन्ज डोर इंस्पेक्ट कर रही थी। फोर्स ने फिर पूछा, शाओ तेरी हाइट कितनी है? शाओ ने चिढ़ के कहा, बेवकूफ क्वेश्चंस बंद कर। फोर्स ने राहत की सांस ली। ठीक है, ये रियल शाओ है। उसने पूरा हल्यूसिनेशन का सीन शाओ को बताया। शाओ ने लॉजिकल कंक्लूजन निकाला, डोर के जितना पास होंगे हल्यूसिनेशन उतना स्ट्रांग होगा। दोनों पीछे हटे। फोर्स ने नोटिस किया, इतने परफेक्ट घोस्ट फ्रेंडली एनवायरनमेंट में कोई रेत ही नहीं दिख रहा। शाओ ने वन स्मार्ट चीज नोटिस की, फोर्स के सिर के ऊपर फ्लोटिंग लाइट ऑब। उसने कहा, लाइट को बंद कर। लाइट बंद होते ही डार्कनेस पूरी तरह फैल गई। अब फोर्स ने स्पिरिट विजन से 2 फिगर्स देखे। एक फीमेल रेत, कॉइल्ड हेयर, नाइट स्टाइल पैंट्स, गैरिश शर्ट। दूसरा मेल रेत, सिल्वर ब्लैक आर्मर, रस्टेड स्वॉर्ड। फीमेल डोर और एंट्रेंस के बीच घूम रही थी। मेल डोर के पास पेट्रोल कर रहा था। फोर्स ने श्यो को विस्पर किया, स्पिरिट बॉडीज दिख रहे हैं। श्यो ने कहा, हाँ, ये छुप भी नहीं रहे। फोर्स ने श्यो को रोका, जल्दबाजी मत, टारगेट्स कंफर्म नहीं हैं। फोर्स ने करेज करके फीमेल रेत से बात की, आप क्या कर रही हैं? शॉक मोमेंट। उसने रिप्लाई किया, मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूं, वो गार्ड था यहां। फोर्स ने पूछा, वो कहाँ गया? रेथ ने बताया, डोर के पीछे से मैजिक पावर निकलती थी जो गार्ड्स को करप्ट करती थी। हस्बैंड ने उससे मैसेंजर के साथ भागने को कहा, पर वो वापस आ गई और तब से उसे ढूंढ रही है। फोर्स का दिल पिघल गया। वो मेल रेथ के पास गई। आप क्या कर रहे हैं? मेल रेथ बोला, मैं डोर ऑफ ब्लैकनेस को गार्ड कर रहा हूं, मेरी वाइफ को सेफ एस्केप देने के लिए। अब ट्विस्ट लगा। दोनों पति पत्नी हैं, पर 1500 प्लस साल से लूप में फंसे हैं। एक डोर के पास, दूसरा उसे ढूंढती हुई। श्यो के आंखों में आंसू आ गए। फोर्स ने चिल्लाई, डोर की तरफ देखो, वो वहीं है। फीमेल रेथ ने देखा, लेकिन उसे दिखा ही नहीं। मेल रेथ ने अब श्यो और फोर्स को नोटिस किया। तुम कौन हो? तुरंत इफेक्ट हुआ। फोर्स और श्यो के मूवमेंट स्लो हो गए। कोल्डनेस बॉडी में फैल गई। लैंटर्न की लाइट डिम हो गई। श्यो की आंखों में लाइटनिंग फ्लैश हुआ। मेल रेथ दर्द में चीखा और फेंट हो गया। श्यो ने ट्रायंगुलर ब्लेड थ्रो किया। ब्लेड पर लाइटनिंग स्वर्ल हुआ, साइकिक लैशिंग। फीमेल रेथ चीखी। फोर्स ने लिमानोस ट्रैवल्स एक्टिवेट किया। एबिस चेन्स। ब्लैक चेन्स ने मेल रेथ को बांध दिया। श्यो ने फीमेल पर इल्यूजरी ब्रांड लगा दिया। अब फोर्स फुल कंट्रोल में थी। सिल्वर लाइटनिंग समन किया, मेल रेथ पर गिरा। फिर होली पिलर ऑफ लाइट और फायर। मेल कंप्लीटली प्योरिफाइड। अब फीमेल बची। फोर्स और श्यो ने टीम वर्क किया, रिस्ट्रेंट्स, अटैक्स और कोऑर्डिनेशन। फीमेल रेथ भी खत्म। साइलेंस। फोर्स ने स्टंड होकर कहा, बस इतना आसान? रियलिटी स्लैप। लिमानोस ट्रैवल्स टूटे लेवल का ओपी आइटम है। श्यो ने मैच्योर कंक्लूजन दिया, सेमी गॉड से नीचे लेवल में सीक्वेंस से ज्यादा टीम वर्क और पावर यूसेज मैटर करता है। फिर खनक खनक साउंड आया ब्रॉन्ज डोर के पीछे से। बैंग बैंग बैंग। ब्रॉन्ज डोर के पीछे से लगातार जोरदार बैंग्स आ रहे थे। साउंड ऐसा लग रहा था जैसे पास्ट से एको हो रहा हो।
फॉर्स लिटरली फ्रीज हो गई, वॉइस तक कांप रही थी। दरवाजे के पीछे क्या है? शियो भी ऑनेस्टली बोली, पता नहीं। ट्रायंगुलर ब्लेड को इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि जॉइंट्स उभर आए। हर बैंग उनके दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। फॉर्स खुद को फेक कंफर्ट दे रही थी। अगर बाहर आ सकता तो अब तक आ चुका होता। शियो ने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। इंग्रेडिएंट्स बनते ही निकलते हैं। फियर ग्रेटर देन क्यूरियोसिटी। कुछ देर में जमीन पर ग्लोइंग डस्ट जमा होने लगी। रेमिनेंट स्पिरिचुअलिटी क्रिस्टल जैसा बनने लगा। 2 कर्स्ड आइटम बने, एक ट्रांसपेरेंट रिंग और एक क्रिस्टल आई जिसके अंदर ब्लैक फॉग घूम रही थी। फॉर्स को रियलाइजेशन आया, एंशिएंट रेट्स इज इक्वल टू घोस्ट प्लस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक प्लस पर्सनल आइटम इज इक्वल टू कर्स्ड ऑब्जेक्ट। डस्ट उनकी स्ट्रेंथ का कोर है। डोर अब और ज्यादा जोर से बैंग कर रहा था, साइकोलॉजिकल टॉर्चर फुल मोड में। फॉर्स और शियो बॉडीज ट्रेम्बलिंग। फॉर्स ने सेटअप किया, मेटल बॉक्सेस निकाले। फिर मोरल मोमेंट आया। फॉर्स बोली कि इतने साल से एक दूसरे का वेट कर रहे थे, थोड़ा डस्ट प्लस कर्स्ड आइटम साथ भरी करें। शियो ने तुरंत अग्री कर लिया। इक्वल स्प्लिट, फॉर्स इज इक्वल टू कर्स्ड आइटम, शियो इज इक्वल टू डस्ट, रिमेनिंग स्पिरिचुअलिटी 50-50। लेमानोस ट्रैवल से क्लॉ ऑफ करोजन एक्टिवेट किया। ब्लैक नेल्स निकले, होल खोदा। क्रिस्टल आई प्लस डस्ट होल में रखा, कवर किया। फिर फिंगर नेल से एपिटाफ लिखा, रिटर्निंग फॉर यू, डिफेंडिंग फॉर यू, टुगेदर फॉर एवर। डोर का बैंगिंग और लाउड हुआ। फटाक से बाकी आइटम्स बॉक्सेस में डाले और दौड़ने लग गईं। स्टेयरकेस पर स्प्रिंट करते हुए स्टंबल की परवाह तक नहीं। फिर सनलाइट दिखा, वार्म, रियल, सेफ। डोर की आवाज अचानक बंद, साइलेंस। फॉरेस्ट में पहुंचकर फॉर्स बोली, डोर के पीछे वाली चीज एंशिएंट रेत से ज्यादा टेरिफाइंग थी। शियो अग्री करती है। देन हॉरर ट्विस्ट। शियो की नोज से ब्लड, फॉर्स की नोज से ब्लड। फॉर्स के रिस्ट्स पर ब्लैक स्पॉट्स, शियो के फेस और नेक पर ब्लैक स्पॉट्स। शियो ने कनेक्ट किया, रेत की कहानी प्लस करप्शन इज इक्वल टू सेम फोर्स। फॉर्स में मेडिसिन यूज की, जीरो इफेक्ट। ब्लैकनेस स्प्रेड हो रही, हार्ट बीट अनस्टेबल। देन फोर्स ने अल्टीमेट मूव किया, मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम चांट किया। डार्क रेड लाइट, ग्रे फॉग वर्ल्ड। मिस्टर फूल कामली बोला, तुम्हारी स्पिरिट करप्ट हो गई थी, क्लीन हो चुका है। फोर्स बैक टू फॉरेस्ट, उसकी बॉडी नॉर्मल। शियो अभी हाफ डेड। फोर्स ने लास्ट गैम्बल खेला। शियो को इंस्ट्रक्ट किया, एंशिएंट हर्मीज में मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम चांट। शियो बेयरली बोल पाई, द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा, द मिस्टीरियस रूलर अबव द ग्रे फॉग, द किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक। बूम! रेड स्टार लाइट, ग्रे फॉग पैलेस। शियो टेलीपोर्ट हो गई। मिस्टर फूल सामने। शी वॉजेंट इवन शॉक्ड, शी कनेक्टेड द डॉट्स। क्वेश्चंस, क्या आप किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हैं? फॉर्स का सीट है? यस। मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? यस। टैरो डेक सामने आया, कार्ड ड्रॉ किया। रिजल्ट, जजमेंट। शियो ऑफिशियली टैरो क्लब मेंबर बन गई। चैप्टर 957 गेटिंग टू नो ईच अदर, रियल ब्रेकडाउन। जजमेंट कार्ड देखकर शियो को शॉक लगा। कार्ड बिल्कुल उसकी वाइब से मैच करता था। ग्रे फॉग के बीच मिस्टर फूल कामली इंस्ट्रक्शंस देता है। टैरोट मीटिंग, हर मंडे 3 PM बैकलैंड टाइम। इन्फो, इंग्रेडिएंट्स, फॉर्मूलाज, नॉलेज एक्सचेंज अलाउड। मेंबर्स मिशंस आउटसोर्स भी कर सकते हैं। शियो, यस मिस्टर फूल। फिर ऑकवर्ड बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करप्शन से पहले क्या किया था? शियो पूरा सीन बता देती है। एंशिएंट कासल, डोर ऑफ ब्लैकनेस, करप्टेड गार्ड्स, रेत। मिस्टर फूल सीरियस हो जाता है। सीक्वेंस 4 तक पहुंचने से पहले उस कासल में दोबारा मत जाना। डायरेक्ट वार्निंग, नो शुगर कोटिंग। शियो फॉर्मल एग्जिट, योर विश इज माई विश। बैक टू रियल वर्ल्ड, फॉरेस्ट, ब्लैक स्पॉट्स फेड होने लगते हैं। फॉर्स, वरिड मोड टू रिलीफ मोड। शियो, पहले टाउन चलते हैं। फॉर्स, ऑल राइट। अबव ग्रे फॉग, क्लाइन मोड ऑन। क्लाइन एनालिसिस करता है। डोर ऑफ ब्लैकनेस के पीछे की चीज बाहर आए बिना भी करप्ट कर सकती है। स्पिरिट बॉडी करप्शन लेवल नाइटमेयर फ्यूल। उनके पास 2 सॉल्यूशंस थे, सीक्रेट डीड रिचुअल से प्योरिफिकेशन, डायरेक्ट पोल इन टू ग्रे फॉग, फास्ट क्लेंज। टाइम नहीं था इसलिए सेकेंड ऑप्शन, गेस, दैट प्लेस इक्वल टू डेविल पाथवे, अबिस कनेक्शन। लॉजिक, सेकेंड एपॉक के टाइम डेविल्स एक्टिव थे।
एंशिएंट सन गॉड आया, डेविल्स रिट्रीट, अबिस सील्ड। सो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में हिडन एंट्रेंस होना इलॉजिकल नहीं है। बिग स्कैरी पार्ट, हजारों साल बाद भी डोर बैंगिंग क्यों? पॉसिबल डेविल्स प्लानिंग रिटर्न। क्लाइंट डिसाइड करता है अब एक्सप्लोर नहीं करेगा। इंस्टेड एमलिन द मून से इन्फो गैदर करवाएगा। डिविनेशन रिजल्ट नॉट अर्जेंट, सो ही चिल्स प्रोफेशनली। रियल वर्ल्ड स्विच, आर्म्स D-Lac, 2 PM Faina Potter time. Abris Hages आता है, with suitcase. Dwayne Dante's entry smooth low and gentleman mode. Philosophical nonsense start. Rosal quote, dead men tell no tales. Corpses can speak. Suitcase खुलता है, gold pawn. Down payment, 5,000 low-end gold pounds plus gold coins plus gold bars. Remaining 30,000 pounds later. Departure plan next morning. Then twist. Someone wants to meet Dantes. Enter Luca, god of knowledge church guy. But plot bomb drops. चेयर पर बैठा आदमी कोई और नहीं, गेरमान स्पैरो। लूका शॉक्ड, आप डेमीगॉड बन गए। गेरमान साइलेंट स्मग। लूका एक्सप्लेन्स, prophecy, future trouble, someone he met will help. Not sure if German, but safe side intro time. I am Luca Brewster. German, I don't need to introduce myself, right? Luca, you should be a bizarro sorcerer. German casually drops nuke. Zarathul has returned. Luca internally panic execute. Externally calm. Exit. German laughs. What a charlatan. Dwayne agrees. Final scene. On Monday afternoon, carriage travel, hotel stop, nap excuse. 30 minutes later, above grey fog, client sits in the fool's seat.